अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोड डेप। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देख लिया था कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, उनको सही से समझा था कि डेटा टाइप्स हमारे पास कितने किस्म की होती हैं। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देखी थी और उनके अंदर प्रिमिटिव के अंदर कौन सी डेटा टाइप्स आती हैं, 8 किस्म की डेटा टाइप हमने देखी थी। नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या आती हैं और उनके अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, उनका साइज़ क्या होता है, वो डीपली हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो उठा लें अपने कॉपी पेन और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल की डेफिनेशन के साथ। वेरिएबल की डेफिनेशन के साथ तो हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है और वेरिएबल्स हम क्यों यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन लिख लो। तो वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ memory location is the name of memory location that contains the data. The data वेरिएबल एक मेमोरी का नाम होता है और मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक होता है, उसका नाम वेरिएबल होता है और उसके अंदर हमारा कुछ डाटा पड़ा होता है। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको इधर बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है एक मेमोरी एरिया। ये हमारे पास क्या है, मेमोरी एरिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ ब्लॉक बना देता हूँ। इसके अंदर कुछ होंगे ब्लॉक्स हमारे। अब ये एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक ब्लॉक। ठीक है, अब ये ब्लॉक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक इतना समझ लो कि मैं लिखता हूँ अगर इंट a इक्वल टू 20। अब ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डेटा टाइप। ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लिया था कि ये होती है डेटा टाइप। ये हमारे पास ए क्या है, ये है वेरिएबल नेम। ये है वेरिएबल नेम और ये हमारे पास क्या है, ये है वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, और जब हम ये चीज़ लिखते हैं तो क्या होता है कि मेमोरी के अंदर, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया था, अब एक ब्लॉक होगा मेमोरी के अंदर जिसका नाम है, वेरिएबल का नाम क्या है, ए, और उस ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू जाती है वो क्या जाती है, 12। अब ये वेरिएबल का काम होता है कि मेमोरी लोकेशन के अंदर एक ब्लॉक के अंदर वो क्या करता है, मेमोरी एलोकेट कर लेता है। तो ए ने क्या किया, ए जो वेरिएबल का नाम था वो ब्लॉक का नाम बन गया और ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू गई है वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू थी वो चली गई है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन डैट कंटेन्स द डाटा। तो ये चीज़ थी हमारे पास वेरिएबल के हवाले से। कुछ और पॉइंट है जो वेरिएबल के हवाले से समझने हैं तो वो समझ लो। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, द वेरिएबल नेम वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लॉजिक। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के तौर पे जो वेरिएबल की वैल्यू मैंने असाइन की है उसका मतलब ये नहीं है कि ब्लॉक के अंदर वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। उसको हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारी नीड है उसके मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक मेमोरी एरिया बनाया और उसके अंदर ये मैंने बना दिए ब्लॉक्स। अब उस ब्लॉक के अंदर क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे इस तरह, इंड ए इक्वल टू 2। अब इसमें क्या हुआ, ए यहाँ पे बन गया ब्लॉक का नाम और यहाँ पे इसकी वैल्यू चली गई 12, 2 चली गई।
तो यहाँ पे मैं आगे जाके क्या करता हूँ, मैं क्या देता हूँ a इक्वल टू 10। अब a की वैल्यू मैंने चेंज कर दी, ये थी हमारे पास ओल्ड वैल्यू और ये हमारे पास क्या है, न्यू वैल्यू। अब वेरिएबल की वैल्यू जो मैंने कहा है अभी इस पॉइंट में, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अब क्या होगा, इस ब्लॉक में यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10। तो इस वजह से दूसरे पॉइंट का मतलब ये है कि वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। अब अगर आगे जाके मैं इस तरह करता हूँ a इक्वल टू 21 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कट होके 21 आ जाएगा उसी ब्लॉक के अंदर, कोई न्यू ब्लॉक नहीं होगा, उसी ब्लॉक के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी और रिप्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 21 हो गई। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। अब एक और पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, एवरी वेरिएबल कंटेन्स, या फिर आप बोल सकते हैं हैज़ इट्स डाटा टाइप। अब इसका क्या मतलब है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंट a इक्वल टू 20, अब ये हो गया। अब ये वेरिएबल है हमारे पास और ये क्या कंटेन कर रहा है, किसके साथ आ रहा है, एक डेटा टाइप के साथ आ रहा है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ एवरी वेरिएबल कंटेन्स आ या हैज़ अ डेटा टाइप, उसके साथ एक डेटा टाइप लाजमी होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये कह देता हूँ स्ट्रिंग, कोई भी नेम स्टोर करना चाहता हूँ, नेम इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, जिस तरह ये नाम आ गया। अब इस नाम के साथ क्या है, एक डेटा टाइप है, और जब भी वेरिएबल आएगा स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस में उसके साथ डेटा टाइप आना लाजमी है। डायनेमिक की अगर बात करें तो उसमें डेटा टाइप की नीड नहीं होती, क्योंकि उसमें कंपाइलर खुद से पहचान लेता है कि कौन किस टाइप का डेटा है। लेकिन स्टैटिक टाइप, क्योंकि जावा एक स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस होती है, तो इस वजह से आपको डेटा टाइप लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने एक और कर दिया, कैर c इक्वल टू a, मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब ये देखिए c एक वेरिएबल नेम है, ये क्या है, वेरिएबल नेम है, और ये क्या है, इसके साथ एक डेटा टाइप है, और ये क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, ये तीन चीज़ें लाजमी आएंगी। अब ये देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्या होती है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। अब ये क्या होती है, ये समझ लो कि डिक्लेरेशन पहले क्या होती है। तो डिक्लेरेशन के पहले मैं बात करता हूँ डिक्लेयर। अब डिक्लेयर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह लिखता हूँ इंट ए, अब ये मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है, एक डेटा टाइप बता देना और वेरिएबल का नेम लिख देना, ये सिर्फ होता है डिक्लेयर में। तो डिक्लेयर में आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल का नेम, जब भी वेरिएबल के नेम के साथ मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ तो वो होता है इनिशियलाइजेशन। तो ये क्या हो गया मेरे पास, डिक्लेयर। और इसी को अगर मैं इस तरह लिख दूँ इंट ए इक्वल टू 20, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये मतलब होता है डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का। और अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल्स की टाइप्स कितने किस्म की होती हैं, और उनके मेमोरी एरियाज़ के बारे में प्रॉपर बात करेंगे कि वो किस जगह पे मेमोरी को एलोकेट करते हैं। जिस तरह हमने JVM के अंदर देखा था कि 5 टाइप के मेमोरीज एरियाज़ होते हैं, और वहाँ पे देखेंगे कौन सा वेरिएबल किस जगह में मेमोरी को एलोकेट करता है और उसमें स्कोप क्या होता है हर एक वेरिएबल का। तो अब वो बात करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की टाइप्स कितने किस्म के होते हैं। तो फर्स्ट आपने ये याद रखना है, एक हमारे पास होता है लोकल वेरिएबल,
सेकंड हमारे पास होता है इंस्टेंस वेरिएबल, और जिसका दूसरा नाम होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास वेरिएबल के जावा के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। अब हर एक को समझते हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास, सबसे पहले समझते हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ये किस टाइप से हमारे पास मेमोरी को एलोकेट करते हैं, किस टाइम पे करते हैं, किस टाइम पे डिस्ट्रॉय होते हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब समझते हैं कि ये किस टाइप पे मेमोरी को एलोकेट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है आपने याद रखना है, हम बात करेंगे डिक्लेरेशन। अब ये क्या चीज़ है? लोकल वेरिएबल और डिक्लेयर within the body of method, कंस्ट्रक्टर या फिर ब्लॉक हम बोल सकते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ पे किया जाता है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। डिक्लेयर कहाँ पे करेंगे हम? 3 चीज़ों में, या फिर ब्लॉक में, या फिर मेथड में, या फिर कंस्ट्रक्टर में। अब ये चीज़ें आप ऊप में प्रॉपर सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना बता देता हूँ कि मेथड हमारे पास होता क्या है। फॉर एग्जांपल, कोई मैंने इस तरह की कोई चीज़ लिखी, पब्लिक, ये होता है एक्सेस मॉडिफायर। अगेन हम देखेंगे ऊप के लेक्चर में, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे m1 मैंने कर दिया कुछ भी नाम, और यहाँ पे मेथड की बॉडी, मेथड बॉडी। अब जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल मैंने यहाँ पे बना दिए, इसके बाहर मैं लोकल वेरिएबल नहीं बना सकता, ये पॉइंट आपने याद में रखना है। इसके बाहर हम नहीं बना सकते, तो इस वजह से इसके बाहर नहीं बना सकते, तो इसका स्कोप क्या होता है? इसके अंदर ही होता है, इसके बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बाहर नहीं यूज़ कर सकते लोकल वेरिएबल को। लोकल वेरिएबल मेथड के अंदर ही बनते हैं और इसके बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे पास होता है मेथड के। अब अगर मैं इसको यहाँ पे मिटा दूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ ये लिख दूँ कॉन्स्ट, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है ऊप के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मैंने कर दिया इंट a इक्वल टू 20। अब ये क्या है? ये हमारे पास है लोकल वेरिएबल, और इसकी बॉडी क्या है? सिर्फ ये बॉडी है, इसके बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, लोकल वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं, इसके बाहर यूज़ नहीं हो सकते। मेथड के अंदर यूज़ होते हैं और ब्लॉक के अंदर यूज़ होते हैं। अब देखते हैं कि ब्लॉक हमारे पास क्या होता है, उस चीज़ को समझते हैं कि ये हमारे पास ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया स्टैटिक, और यहाँ पे स्टैटिक की बॉडी आ गई, और इधर अगर मैं वेरिएबल बना देता हूँ लोकल वेरिएबल, अब इसके बाहर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये इस ब्लॉक के अंदर तक ही इसका क्या होगा? स्कोप होगा। ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ करना, मेथड के अंदर यूज़ करना, और ब्लॉक के अंदर यूज़ करना। ठीक है, तो अब मैंने ये बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे स्कोप लिखवा देता हूँ। स्कोप, लोकल वेरिएबल कैन बी यूज्ड with the method or constructor or block, but not outside
दैट हमने ये डीपली डिस्कस कर लिया कि उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास डिक्लेयर करना और इसका स्कोप कहाँ तक होता है, ये चीज़ हमने प्रॉपर डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं इसकी मेमोरी एलोकेशन की। मेमोरी मेमोरी एलोकेशन की, ये किस टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करता है और किस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस चीज़ की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब भी मेथड हम बनाते हैं, अब एक ही चीज़ को समझ लो, मेथड के हवाले से वही चीज़ होगी, कंस्ट्रक्टर के हवाले से वही चीज़ होगी, ब्लॉक के हवाले से। तो जिस तरह एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, मेथड जब लोड हुआ मेमोरी के अंदर, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, इसको यहाँ पे मिला लोकल वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लोकल वेरिएबल मिला, लोकल वेरिएबल ने क्या किया, मेमोरी के अंदर गया, उसने क्या किया, यहाँ पे मेमोरी को एलोकेट कर लिया यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर जहाँ पर भी उसे जगह खाली मिलेगी, उसने क्या किया, मेमोरी को एलोकेट कर लिया। जब मेमोरी को उसने एलोकेट किया, ये यहाँ पे मेथड एग्जीक्यूट होता गया और यहाँ पे मेथड ख़त्म हुआ। जब भी मेथड ख़त्म हुआ, एग्जीक्यूशन उसकी ख़त्म हुई, तो उसने क्या किया, यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये होता है मेमोरी एलोकेशन। ये कब करता है, जहाँ पे मेमोरी इसने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट किया, जब स्टार्ट किया उसे लोकल वेरिएबल मिला, लोकल वेरिएबल ने क्या किया, मेमोरी के अंदर गया और अपनी जो मेमोरी के अंदर जगह थी वो ले ली, और जब ये एग्जीक्यूट होता है क्या, तो ये यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया मेमोरी के अंदर से। तो ये होता है कि ये कब मेमोरी को एलोकेट करता है। अब एक और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि मैं ये तो कह रहा हूँ कि मेमोरी के अंदर जगह लेता है, किस जगह पे हमारे पास ये मेमोरी को एलोकेट करते हैं। हमने देखा था कि एक हमारे पास होता है यहाँ पे स्टैक एरिया, मेमोरी के अंदर जेवीएम के अंदर हमने देखा था। एक हमारे पास होता है हीप और एक हमारे पास होता है मेथड। तो लोकल वेरिएबल हमारे पास कहाँ पे स्टोर होते हैं, तो ये बात डिस्कस कर। लोकल वेरिएबल हमारे पास स्टोर होते हैं स्टैक एरिया के अंदर, ठीक है। हमारे पास लोकल वेरिएबल जो थर्ड हमारे पास स्टैक एरिया था, वहाँ पे जाके स्टोर होते हैं और उसी में मेथड जाके एग्जीक्यूट होते हैं। जिस तरह हमारे पास स्टैक बना होता है, तो स्टैक के हवाले से जितना भी फीफो हमारे पास होता है, एक फर्स्ट मेथड आया वो एग्जीक्यूट हुआ, सेकंड आया वो एग्जीक्यूट हुआ। यार वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन जो हमारे पास लोकल वेरिएबल हैं वो इसके अंदर मेथड एरिया के अंदर स्टोर होते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब इनकी अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर डेटा टाइप में बताया था कि हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन जो होते हैं हमारे पास लोकल वेरिएबल, उनकी कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास नहीं होती। अब वो जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी वो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए थी, इसके लिए जो होती है कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम नहीं देते तो वो हमें कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड करता है। हमें कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड करता है, और वो किस टाइप का एरर होता है, वो कहता है वेरिएबल नेम माइट नॉट बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना लाजमी होता है। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया इंट ए इक्वल टू 20। अब ये मैंने क्या किया, ए को इनिशियलाइज़ कर दिया, ए को वैल्यू असाइन कर दी, तो ये चीज़ होती है हमारे पास। 6 पॉइंट की बात करते हैं कि हम इसके साथ एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, अगेन ऊप के लेक्चर में देखेंगे, इसलिए कहते हैं कि ऊप बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसमें ऊप के चैप्टर जो हमारे पास 3 होगा उसके अंदर हम देखेंगे। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं वो हम ऊप में देखेंगे, लेकिन इसके साथ यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम एक्सेस मॉडिफायर जिस तरह होते हैं हमारे पास पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट या फिर डिफ़ॉल्ट, हम कोई भी इसके साथ लोकल वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
लोकल वेरिएबल के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? उसकी रीज़न ये होती है क्योंकि इनका स्कोप ही पहले से प्री डिफाइंड है कि हम मेथड के अंदर यूज़ करेंगे या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही यूज़ करेंगे या फिर ब्लॉक के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो मैं एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ ही क्यों कर रहा हूँ? तो इस वजह से यूज़ नहीं कर सकते। तो एक और पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि हाउ टू एक्सेस लोकल वेरिएबल। हम लोकल वेरिएबल को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट है, हम इसको डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह? जिस तरह मैं अगर इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं क्या लिखूँगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ए लिख दूँगा। डायरेक्ट एक्सेस किया ना, तो इस वजह से हमारे पास ये डायरेक्ट ही इसको लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो लाइन है ये मेथड, ब्लॉक या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही मैं लिखूँगा। अगर बाय लिखूँगा तो मुझे ये एरर प्रोवाइड करेगा, कंपाइल टाइम एरर होगा। अब ये कंपाइल टाइम, रन टाइम एरर क्या होता है, ये हम प्रॉपर देखेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग के चैप्टर में। तो अब देखते हैं कि हमारे पास, एक तो हमने सही से डिस्कस कर लिया कि हमारे पास लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। अब देखते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं। तो वही पॉइंट है जो हमने उसमें डिस्कस किए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने उसमें क्या डिस्कस किया था? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हम किस तरह से करते हैं? तो यहाँ पे प्रॉपर मैं आपको पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझा दूँगा। इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर within the class but outside the method, constructor, block। ठीक है। अब वो जो कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाते थे वो लोकल वेरिएबल, इस वजह से इंस्टेंस वेरिएबल लोकल वेरिएबल के इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं बन सकते, मेथड के अंदर भी नहीं बन सकते और ब्लॉक के अंदर भी नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लॉक के अंदर, इन तीनों के अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं वो लोकल होती हैं। और इस वजह से इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ पे बनते हैं? क्लास लेवल पे बनते हैं, यानी क्लास के अंदर बनते हैं। और क्लास के अंदर कहाँ पे बनते हैं? मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक से बाहर बनते हैं। और अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप इनका क्या होता है? अगर स्कोप की बात करें तो हम एक फॉर एग्जांपल क्लास है, क्लास के अंदर ये सारा कुछ कोड लिखा हुआ है। क्लास के अंदर जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, सिवाय उसके एक होता है हमारे पास स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक के अंदर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और एक होता है हमारे पास स्टैटिक मेथड, सिवाय इसके हम इसको हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब स्टैटिक ब्लॉक में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं जो कि हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक और स्टैटिक मेथड उनको यूज़ करते हैं, सिवाय इंस्टेंस वेरिएबल को यूज़ करने के। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या रहने वाला है? थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है कि ये मेमोरी को एलोकेट कब करते हैं, तो इस चीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर मैं लिख देता हूँ, व्हेन इंस्टेंस वेरिएबल get memory allocated whenever new object is created, instance variable get memory allocated, and when that object is destroyed, instance variable
आल्सो डिस्ट्रॉयड। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक जो क्लास होती है, क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट बनेगा। अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मेमोरी को एलोकेट करता है, वो ऑब्जेक्ट बन गया, उसने मेमोरी को एलोकेट कर लिया। अब उस टाइम पे क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसके अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, हमने ये पॉइंट हमने समझ लिया। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं, मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया किस जगह पे ये स्टोर होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये बात ध्यान में रखना, इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास स्टोर होते हैं हीप एरिया के अंदर। जेवीएम के अंदर 5 टाइप के मेमोरीज एरियाज थे, स्टैक, पीसी रजिस्टर, हमारे पास हीप था, उसके बाद मेथड एरिया था और एक नेटिव मेथड लाइब्रेरी था। लेकिन मेथड एरिया में हमारे पास हीप एरिया के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास स्टोर होते हैं। अब इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ये पहले भी आपको मैं प्रॉपर बता चुका हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू की अगर बात करें, एंड की क्या होती है, ज़ीरो होती है। फ्लोट की क्या होती है हमारे पास, 0.0, क्योंकि फ्लोट के अंदर पॉइंट वाला डेटा स्टोर होता है। तो इस वजह से प्रिमिटिव के अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई थी कि इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनके अंदर स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एंड ए इक्वल टू कुछ भी नहीं लिखता तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बात करते हैं हम एक्सेस मॉडिफायर कौन से होते हैं जो हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर जितने भी होते हैं, जिस तरह पब्लिक है, प्राइवेट है, उसके बाद प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड स्पेलिंग मिस्टेक, फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट होता है। तो ये हम सारे एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंस वेरिएबल के साथ, ठीक हो गया। फिर एक और पॉइंट आता है कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस की बात करते हैं, हम इनको दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो तरीका ये था जो हमने यूज़ किया था, उसके अंदर लोकल के अंदर डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं यहाँ पे system.out.println लिखता हूँ और यहाँ पे ए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 12 हो गया और ये हमारे पास है इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल है और इसको मैंने यहाँ पे एक्सेस किया तो ये यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है, फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास क्लास थी, क्लास ए, और यहाँ पे इसकी बॉडी आ गई और यहाँ पे मैंने कर दिया इंट ए इक्वल टू 12, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होगा। अब मेन मेथड के अंदर आऊँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ए इक्वल टू ओबीजे इक्वल टू न्यू, और ए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट ये मैंने इस तरह क्यों बनाया, ये ऊप में देखेंगे हम, ठीक है। अब मैं ये कर सकता हूँ ओ बी जे डॉट वेरिएबल का नेम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए। इसको हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं ये यहाँ पे ये लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे ओ बी जे डॉट ए लिखता हूँ तो मुझे वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 20। तो इसको हम दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है वे डायरेक्टली और दूसरा हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट नेम से। तो अब हमने प्रॉपर डिस्कस कर लिया कि ये हमारे पास लोकल क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। अब स्टैटिक को डिस्कस करते हैं और स्टैटिक के अंदर भी प्रॉपर वही पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास डिक्लेरेशन। हम इसकी डिक्लेरेशन कहाँ पे कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल्स आर आल्सो डिक्लेयर विद इन
the class but outside the method, ये नॉर्मल मेथड की बात हो रही है, और कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक एंड we also use static keyword with them। इनके साथ हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, मेथड बनाते हैं या फिर ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, अब इनकी स्कोप की बात करते हैं कि अब पहले ये बता देता हूँ कि ये हमारे पास किस तरह से बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक a इक्वल टू 12 लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्टैटिक वेरिएबल। अब इनके स्कोप की बात करते हैं कि इनका स्कोप क्या होता है। मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ स्कोप। तो इनकी स्कोप की बात करते हैं। स्कोप हमारे पास क्या होता है, इनका जितना भी स्कोप होता है वो हमारे पास होता है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, स्टैटिक वेरिएबल कैन बी यूज्ड इन एवरी मेथड और ब्लॉक और मेथड, यहाँ पे मैंने लिख दिया मेथड, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये हम इसको सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं, इसका जो स्कोप होता है। अब ये चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास मेमोरी को कब एलोकेट करता है। तो क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कोई भी मैंने यहाँ पे JVM को बना दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे जब भी हमारे पास क्लास लोड होती है, क्लास जब लोड होती है, क्लास लोडर यहाँ पे हमारे पास होता है। तो क्लास लोडर का क्या होता है, मेमोरी एरिया के अंदर क्लास को लोड करना। जब भी हमारे पास क्लास लोड होती है उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं। उसी टाइम पे हमारे पास मेमोरी को वो एलोकेट करेंगी एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। ठीक है, तो जब हमारे पास क्लास लोडिंग टाइम पे मेमोरी को है वो एलोकेट करते हैं, और क्लास जब डिस्ट्रॉय होती है मेमोरी से तो उस टाइम पे ये मेमोरी को फ्री कर देते हैं और वहाँ से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये था हमारे पास कि मेमोरी को ये कब एलोकेट करते हैं। अब बात करते हैं हम मेमोरी एरिया की बात करते हैं कि किस मेमोरी एरिया में ये स्टोर होते हैं। तो ये स्टोर होते हैं हमारे पास मेथड एरिया के अंदर, हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल हमारे पास स्टोर होते हैं। अब इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की अगर बात करें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसी तरह हमारे पास होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जिस तरह प्रिमिटिव में मैंने आपको बताया था। इंट की क्या होती है, 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फिर हमारे पास फ्लोट की क्या होती है, 0.0। डबल की क्या होती है, 0.0। तो इस तरह जितनी भी 8 प्रिमिटिव टाइप हैं उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जितनी भी होती है स्टैटिक के अंदर भी वही होती है। अब हम बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर की। तो एक्सेस मॉडिफायर हम जितने भी, मैंने आपको बताया कि 4 टाइप्स के होते हैं, तो सारे के सारे एक्सेस मॉडिफायर हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह पब्लिक हो गया, फिर उसके बाद हमारे पास हो गया प्राइवेट, फिर हमारे पास प्रोटेक्टेड, फिर जिस तरह डिफ़ॉल्ट हो गया, हम सारे के सारे इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन इसमें नहीं है। अब बात करते हैं कि हम इसको एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। एक्सेस की बात करते हैं तो एक्सेस उसमें भी इसी तरह है जिस तरह हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल में था। एक तो हम इसको डायरेक्ट ही एक्सेस कर सकते हैं कि जिस तरह मैंने लिख दिया system.out.println और यहाँ पे मैंने a लिख दिया और यहाँ पे मुझे ये आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। दूसरा वे यहाँ पे ये होता है
कि मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाऊँ। ऑब्जेक्ट नेम से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी मेरे पास एक क्लास है, क्लास ए के नेम से, ठीक है। अब उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट किस तरह बनाऊंगा, ए obj इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। और ये क्या है, ये है क्लास का नाम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ obj डॉट ए लिखता हूँ, तो मुझे ये क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। ये था दूसरा वे। अब तीसरी वे की बात करते हैं। हमारे पास क्या होता है, क्लास नेम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में मैं जाता हूँ, क्लास नेम से। अब इसका क्या मतलब है, क्लास नेम से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जिस तरह मैंने एक क्लास बना दी, क्लास ए, और इसके अंदर स्टैटिक बना दिया, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 20, और मेन मेथड के अंदर आया, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया ए इक्वल टू obj। बल्कि मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाता, यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर लिखता हूँ और क्लास का नेम लिखता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूँगा। इस तरह भी मैं इसको स्टैटिक जो कीवर्ड्स होते हैं या फिर मेथड्स होते हैं, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लास नेम। और ये एक स्टैटिक की बहुत ही अच्छी खासियत होती है कि इनको हम ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी एक्सेस कर सकते हैं। अब एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाता हूँ और वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया, क्लास, यहाँ पे क्लास का नाम रख दिया वेरिएबल डेमो1 के नेम से, और यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल बना दिए ए इक्वल टू 20, और यहाँ पे मैंने कुछ मेथड बना दिया सम, और इसके अंदर मैंने कुछ इंट बी इक्वल टू 10 यहाँ पे ये लिख दिया, और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, स्टैटिक सी इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, ये हमारे पास है स्टैटिक वेरिएबल। ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल। इस तरह हम बनाते हैं, इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। और ये क्या है, क्लास के अंदर है, तो स्टैटिक वेरिएबल हमने बना दिया यहाँ पे, और ये हमने बना दिया इंस्टेंस वेरिएबल, और ये हमने बना दिया लोकल वेरिएबल। अब ये क्या होता है, जिस तरह का मैंने आपको बताया, यहाँ पे मेमोरी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको अरेज कर देता हूँ। मेमोरी के अंदर क्या होगा, ये मेमोरी को एलोकेट करेगा। जिस तरह हमारे पास ये ब्लॉक आ गए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके अंदर आएगा, इसके अंदर क्या करेगा, मेमोरी को एलोकेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्या कर दिया, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ मेमोरी के अंदर स्टैटिक ब्लॉक स्टोर हो गया। अब जब मैंने ए लिखा, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, सी है, तो ब्लॉक का नाम क्या हो जाएगा, सी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर भी इसको जगह खाली मिली, बी यहाँ पे स्टोर हो गया, और बी इसका नाम हो जाएगा, और बी की वैल्यू इस ब्लॉक के अंदर हमारे पास स्टोर होगी, और इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा, इस ब्लॉक का नाम क्या हो जाएगा, ए, और ए की जो वैल्यू थी वो हमारे पास होगी 20।
इस तरह हमारे पास ये मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं और इनके जो एरिया होगा वो सेम नहीं होगा। जिस तरह हमने बताया मेमोरी एरियाज़ प्रीवियस हमने डिस्कस किया, तो इनके मेमोरीज एरियाज़ वो होते हैं, हर एक डिफरेंट होते हैं और कहाँ पे स्टोर होते हैं और इनका स्कोप क्या होता है प्रॉपर हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।